और आप जुड़े हैं अपना आंदोलन से। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव है और उसमें खास तौर पे प्रयागराज की 2 सीट, इलाहाबाद और फूलपुर और उससे सटा हुआ कौशाम्बी का 1 सीट, जिसमें कांटे की टक्कर है। और आज कौशाम्बी की सीट पर चुनाव हो चुका है। हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे छात्र युवाओं की क्या भूमिका है और किस तरह के सवाल छात्र युवाओं की तरफ से आ रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें छात्र युवाओं का क्या रोल रहा है, और आने वाले दिनों में जो आगामी चुनाव है इलाहाबाद खास तौर पे, जहां छात्र युवाओं का एक अच्छा खासा प्रभाव न सिर्फ चुनाव पे रहता है बल्कि पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। पिछले दिनों यानी 19 तारीख को इलाहाबाद के अंदर फूलपुर में अखिलेश राहुल गांधी, जो 2 बड़े नेता हैं इस राजनीति के, वो और उसके साथ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, दोनों जो धाराएं हैं, वो चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, कोई नहीं चाहता फूलपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी जैसी सीटों पे चुनाव हारना। तो हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार और इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए के प्रदेश सह सचिव सोनू यादव। हम इन दोनों साथियों से जानेंगे, समझेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, और इन 3 सीटों पर जहां चुनाव हो चुके हैं और जहां आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, इन सीटों पर क्या है पूरा परिस्थिति। तो हम चलते हैं साथी मनीष के पास कि क्या स्थितियां दिख रही है। सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर एक संक्षिप्त कमेंट्स लेते हैं, फिर हम लोग इन 3 सीटों पर और गहराई से बातचीत करेंगे। तो साथी मनीष, क्या देख रहे हैं आप पूरे यूपी के इलेक्शन पर? बहुत शुक्रिया सुनील जी। उम्मीद है कि मेरी आवाज जा रही होगी। कंफर्म करिएगा जरा। जी, तो शुक्रिया सुनील जी। उत्तर प्रदेश के हालात पर अगर नजर करें तो आपको उत्तर प्रदेश की एक बहुत साफ होती तस्वीर इलाहाबाद में ही अभी बीते कल में जो रैली थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के बैनर तले वो लोग इलाहाबाद प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं और युवाओं का एक बड़ा हुजूम उनकी रैली में आता है। और वहाँ पे पुलिस व्यवस्था का एक जो फेल्योर दिखता है, जिसके कारण से इतना जबरदस्त हुजूम जिसको संभाला नहीं जा सका और उन्हें अपने लोगों से बातचीत करने के और दूसरे अल्टरनेट तरीके निकालने पड़े। तो इसका ठीक मतलब यही निकलता है कि पूरे प्रदेश में और खास करके इलाहाबाद जैसे एक जो पढ़ने लिखने वाले युवाओं का बड़ा वर्ग है, जिसका एक सेंटर है, एजुकेशन का एक सेंटर है, वहां से ये आवाज इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही है। और पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी लोगों के अंदर बनी हुई है, बल्कि इसको उससे ज्यादा कहें तो एक गुस्सा है और एक बहुत निराशा है लोगों को इस 10 साल के कार्यकाल से, कि उन्हें सिर्फ ठगा गया है, उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, उन्हें सिर्फ धर्म और सांप्रदायिक मसलों में उलझा करके उनकी जिंदगी को बद से बदतर करने की कोशिश की गई है और नरेंद्र मोदी ने ये किया है। तब जब पूरे देश में 2024 का ये आम चुनाव हो रहा है, तब लोगों को इस वक्त ये महसूस हो चुका है कि यही वो एक अवसर है जब नरेंद्र मोदी द्वारा मचाई गई इस तबाही से न सिर्फ खुद को बल्कि प्रदेश और देश को भी कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो लोग इस चुनाव को उसी एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और इस अवसर के रूप में समझने में आप देखिए कि उनके अंदर इतना जबरदस्त उत्साह है। उस उत्साह का आप अगर उसको अगर महसूस करना चाहें तो आप रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे महसूस कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली लोगों से बातचीत करें और चुनाव के रुझान को समझने की कोशिश करें और आप पूछें कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 सालों से केंद्र में है, प्रदेश में भी है, उसने युवाओं के साथ क्या किया, उसने महिलाओं के साथ किस तरह का उसका व्यवहार रहा, किसानों के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, मजदूरों के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी सवालों को लेकर के अगर आप उनसे बात करें
तो वो लोग सीधे सीधे तौर पर, मतलब हम लोग तो लोगों के बीच में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोग सीधे गाली देने लग रहे हैं। उनको समझाना पड़ रहा है कि नहीं, गाली नहीं, नहीं दीजिए आप, इस पर बात कीजिए। तो वो इतना गुस्सा उनके अंदर, सरकार के अंदर भरा हुआ है। आप युवा वर्ग की ही बात करिए, तो इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। जो बची खुची नौकरियां थी, सेना जैसी नौकरी, जिसके लिए ग्रामीण परिवेश का एक बड़ा युवाओं का तबका उम्मीद लगा कर के देखता है, उस जो देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है, उस नौकरी को उन्होंने अग्निवीर नाम दे करके 4-5 सालों के लिए समेट दिया। यानी वो न सिर्फ युवाओं के सपने पर बड़ा हमला है, बल्कि इस देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और आप यूं समझिए कि सरकारों की जो जिम्मेदारी हो सकती है, वो उस जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए युवाओं को हताश, निराश करने की पूरी कवायद में लगी हुई हैं। और वो इस देश की पूरी जो सैन्य व्यवस्था का एक तरीके से ठेकाकरण करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका सीधा फायदा इस देश के धन्ना सेठों, अदानी और अंबानी को होगा। जिसका मतलब है युवाओं को बेगार मजदूरी उनसे ली जाएगी, उन्हें 8,000 10,000 रुपए दे करके ठेके पर रखा जाएगा। और जैसा कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में कहते हुए नजर आए कि अगर ये अग्निवीर सेवा का मतलब है कि अगर आप उसमें बॉर्डर पर शहीद होते हैं, तो आप उन शहीदों की लिस्ट में आएंगे जिनको शहीद नहीं माना जाएगा, जिनके लिए जो स्पेशल सरकारों के द्वारा उनको आर्थिक मदद देना और उनको तमाम पेंशन वगैरह की व्यवस्था करना, उन सब मूलभूत जरूरतों से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसी सरकार, मोदी सरकार के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कैसे किसानों के ऊपर बर्बरता से लाठियां बाजी गई, महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हुई। और रेपिस्टों के समर्थन में जितनी मुखरता के साथ, जितनी मजबूती के साथ ये सरकार खड़ी दिखाई दी, कि शायद इस देश में इस तरह की शर्मनाक हरकत नहीं देखी रही होगी। सिर्फ उतना ही नहीं है, अगर हम युवाओं के ही एक बड़े तबके के बारे में बात करें, तो इलाहाबाद के क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन इस देश में, खास करके इलाहाबाद शहर में, युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वंदे भारत नरेंद्र चलिए, मोदी हम के द्वारा चलाई आत्महत्या गई। और ठीक बात है मनीष जी, आत्महत्या है, तमाम तरह के गुस्से हैं यूथ में। अभी राहुल गांधी की जो रैली हुई, खास तौर पे पड़िला में, उसमें तो भाषण नहीं दिए, लेकिन जो इलाहाबाद लोकसभा में हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो अग्निवीर जैसा स्कीम सेना में वो खत्म करेंगे। तो हम जानते हैं, साथी सोनू है आरवाईए के प्रदेश सचिव, उनसे कि वो किस नजरिए से देख रहे हैं। हम लौटते हैं आपके पास, और यूपी में कितनी सीटें आएंगी और इलाहाबाद कौशाम्बी की जो 3 सीटें हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सोनू जी जो जुड़े हैं, वो किस नजर से यूपी के हालात को देख रहे हैं और उनका क्या नजरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवाओं की भूमिका है, उससे क्या भाजपा को बड़ी क्षति इस बार हो रही है? क्या कहना है सोनू जी? सबसे पहले तो सुनील जी, जो आपने जो शुरू किया है इस सिलसिला बातचीत का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये पहली बार मुझे याद है कि हम लोग अपना आंदोलन के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं। तो रही बात मौजूदा दौर के इलेक्शन की, तो हमने देखा किस तरह से जो मोदी सरकार के 10 साल रहे हैं, वो पूरे 10 साल पूरी तरह से जनता विरोधी 10 साल रहे हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनकी जो सोच है इस देश को लेकर, इस देश की जनता को लेकर, वो पूरी तरह से जन विरोधी रही है। तो हम देख सकते हैं कि, और उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को क्षति हुई, किसी ने सबसे ज्यादा दर्द सहा इस मोदी सरकार की मार का, तो वो युवा है। युवाओं में, युवा लगातार, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर हो, चाहे एजुकेशन के लेवल पर हो, चाहे उनकी जो सोशल डिग्निटी है, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, तो युवाओं ने बहुत ज्यादा दर्द सहा है। और मोदी सरकार का लगातार, जब से सत्ता में आई है, हम लोगों ने 2014 में ही इस बात का आकलन किया था कि ये सरकार एक आपदा साबित होने जा रही है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए और युवाओं के लिए। और वही हुआ। सरकार ने आते ही सबसे बड़ा हमला जो है वो शिक्षा पे, पूरी एजुकेशन सिस्टम पे किया। जो हमला सरकार ने 2016 में जेएनयू से शुरू किया था, वो हमने देखा कि किस तरह से 2017, 18, 19, 20 पूरा जामिया, एएमयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम तो
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ, तो देख रहे हैं जो जिस तरह से दमन हुआ, जिस तरह से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया गया, जिस तरह से कैंपस में जो कैंपस डेमोक्रेसी होती है, पढ़ने पढ़ाने का जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक कॉन्वेंट स्कूल में तब्दील कर दिया गया। तो तो जो युवा है, युवाओं में गुस्सा बहुत है। और मैं अगर बात करूं, क्योंकि मैं जब से इलेक्शन घोषित हुआ है तब से हम लोग कैंपेन में हैं, इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। और खासकर जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य जी चुनावी मैदान में हैं, उनके पक्ष में हम लोग वोट मांग रहे हैं। और जो इलाहाबाद शहर की सीट है, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी क्या नाम है उनका, उज्जवल रमन जी हैं। तो हम लोग उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। राहुल और गांधी भी भूल गए थे नाम। तो मन से राहुल गांधी भी बोले कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से अच्छा, हाँ प्रत्याशी हैं हाँ देवती हाँ, रमन सिंह। उनके चर्चा पिता में का ज्यादा ही रहता नाम है। उन्होंने भी लिया तो बताया गया। हाँ, ये सब चर्चा में रहेगा। खैर, तो चलिए, हाँ हाँ, हम ये लोग गलती मुझसे बात भी तो हुई। सुन ही रहे हैं और आ, सुनेंगे। तो कोई बात नहीं, ये सब तो रहेगा, बातचीत है और जारी रहेगी। तो ये अभी हम मैं हाँ चलेंगे मनीष थोड़ा सा जी के मैं और पास ऐड कि कर दूं, उत्तर उसके बाद आप प्रदेश। बात आगे बढ़ाइएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं इसमें। हाँ हाँ, पूरा करिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पर जो हमला है, उसमें जो सबसे पर्टिकुलर हमला हुआ है वो एजुकेशन के बजट पर हुआ है। सरकार ने आते ही जो शिक्षा का बजट है उसको लगातार कम करना शुरू किया। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई थी कि सरकार ने जो रिसर्च का बजट है, वो रिसर्च का बजट बहुत कम कर दिया है। और किसी भी देश की जो रीढ़ होती है, जो टेक्नो जो टेक्नोलॉजी डिफर्म कर दिया। और जो एक बड़ी मार जनता ने झेला, जो आ, महसूस किया, वो था हेल्थ सिस्टम। सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हेल्थ सिस्टम को जिस तरह से सरकार ने ट्रीट किया, वो बहुत अमानवीय था। एक तो सरकार ने हेल्थ सिस्टम का बजट कम कर दिया, ऊपर से एक ऐसी योजना लेकर आई जिसको आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। वो योजना पूरी तरह से करप्शन को लीगलाइज करने के लिए लाई गई कि कैसे करप्शन करने की सुविधा दी जाए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, पूरी तरह से एक सुविधा दी गई। तो उसमें लोगों को आयुष्मान कार्ड तो दिया गया, लेकिन लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं। उसमें बजट नहीं मिलता, उनका पेशेंट एक्सपायर कर जाता है दवाओं के अभाव में, इलाज के अभाव में, लेकिन वो घूमते ही रहते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही अमानवीय काम जो है सरकार ने किया लोगों के साथ। और कई लाख मौतें हमने कोरोना काल में देखी, पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट देखा। तो ये सारी बातें रही। और सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे पे सरकार छाती पीटती है, अपना सीना पीटती है, कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, कि हमने ये कर दिया, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो एक स्टेट है लद्दाख, उसके साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो 370 हटा के पूरे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में भाजपा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और लद्दाख का ये हाल है कि लद्दाख के लोगों के साथ इस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है कि लोगों के मन में एक विभाजन की जो मनोदशा है वो पैदा हो रही है। तो मोदी सरकार इससे डरी भी हुई है, लेकिन वहां के लोगों को कुचल रही है। लगातार लगातार इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, लगातार वहां पे अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2019 से लेकर अब तक बहुत सारे पत्रकार जेल में थे, और ये सिलसिला लगातार जारी है, कम नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ चीन भी हमारी जो जमीन है लद्दाख में, जो बॉर्डर है, वो कब्जा करके आ रहा है। वो लोकल लोग इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में इस बात को नहीं माना कि चीन हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। जबकि वहां के लोकल लोग उसको पूरे एविडेंस के साथ बता रहे हैं कि उनके जो चारागाह थे, वहां जो झीलें थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन पे चीन लगातार कब्जा करता आ रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे अपना सीना पीटने के बाद भी जो हकीकत है वो सरकार के दावे से बिल्कुल अलग नजर आती है यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं, और मोदी सरकार इन पे पूरी तरह से विफल रही है। 10 सालों की उसकी विफलता है।
जनता का गुस्सा है और वो पूरी तरह से सड़कों पे दिख रहा है। हम लोग कैंपेन के माध्यम से जब लोगों के पास जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि किसी भी तरह से ये सरकार अब बदलनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं और हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक अब बात को और आगे बढ़ाएँ। ठीक बात है, गुस्सा दिख रहा है और किसी भी कीमत पर सरकार को बदल देने तक का गुस्सा ये साथी सोनू देख पा रहे हैं। तो हम चलेंगे साथी मनीष के पास कि जिस तरह से कौशाम्बी में दो दिग्गज नेता, वो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, पुष्पेंद्र सरोज, अभी एकदम नौजवान है, 25 साल के। उनको पिता के बदौलत चुनाव लड़ने का मौका मिला है। और दूसरी तरफ है विनोद सोनकर, जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। दोनों बड़े चेहरे हैं और आज वहां पे इलेक्शन हुआ है। तो क्या है चर्चा और किस तरह का मूड है? और राजा भैया का भी एक फैक्टर था, बड़ा कयास था पूरे देश में कि राजा भैया का क्या रोल होगा। मेरी जो जानकारी है, जहां तक पता चला कि राजा भैया सपा के पक्ष में हैं। एक बात और खबर मिली, आप पुष्ट करिएगा कि खास तौर पे विनोद सोनकर के कुछ वीडियोज कुछ वायरल हुए, जो कुछ खास तौर पे ब्राह्मण जाति, सवर्ण जाति के खिलाफ कुछ बातें, कुछ बयान थे, जिसको उन्होंने डिनाई भी किया, एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कह रहे थे। लेकिन उसका असर हम देख रहे थे कि वो जमीन तक पहुंचा है। लोग इसको चलते हुए गुस्से में हैं। तो क्या देख रहे हैं आप खासतौर पे कौशाम्बी की एक सीट जिस पर आज इलेक्शन हो चुका है, और दो सीट प्रयागराज और फूलपुर जिस पे आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा। तो इन तीन सीटों पे आपका क्या राय है और किस तरीके से देख रहे हैं क्या होने जा रहा है? और ये तीन सीट बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों भाजपा के लिए इस दौर में तय करेगा यूपी में उसका कितना सीट होगी, और क्या भविष्य में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो क्या कहना है साथी मनीष? अ, देखिए, जैसा कि आप कौशाम्बी और इलाहाबाद के सीटों के संदर्भ में एक अनुमान अ, हम लोग लगा रहे हैं। अभी कौशाम्बी में चुनाव हुआ। और कौशाम्बी की जनता भली भांति इनको न सिर्फ देख रही है, बल्कि इनके शासनकाल से, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे लोगों को बेसिक सुविधाएं देने के की बात रही हो, या फिर समाज का एक जो बड़ा तबका, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जो दलित तबका है, उसके साथ किस तरह के सलूक इस सरकार में किए गए, ये एकदम बहुत स्पष्ट रूप से हमें भाजपा के, चाहे मोदी के 10 साल रहे हो या योगी के अभी उन्होंने जो अपना दूसरा टेन्योर उन्होंने जो पूरा कर रहे हैं, उसमें हमको देखने को मिला कि कैसे एक एक दलित परिवारों में, एक एक घर के चार चार लोगों का कत्लेआम मचाया जाता है। कैसे एक दलित वर्ग का व्यक्ति जब चुनाव कंटेस्ट करने जाता है, तो योगी सरकार का एक पुलिस अधिकारी उसको हैसियत दिखाते हुए उसको उनको उन कैंडिडेट को भगा देता है। यानी दलित वर्ग के अंदर खास करके इस सरकार को लेकर के जो गुस्सा है, वो गुस्सा जाहिर तौर पर कौशाम्बी में भी वो चुनाव में वो बहुत मजबूती से उभर करके आया है। और वोटिंग का जो बिहेवियर नजर आ रहा है, वो यही कि लोग भाजपा से बहुत ही नाराज हैं, और इस नाराजगी के कारण जो वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है, शिफ्ट होगा, और जाहिर तौर पर कौशाम्बी की वो सीट निकलेगी। जहां तक बात इलाहाबाद की अगर आप करें, तो इलाहाबाद में मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो हुजूम दिख रहा है रैलियों में, उससे इस बात को एकदम साफ तरीके से स्वीकार किया जा सकता है कि इलाहाबाद की भी इन दोनों सीटों पर भाजपा पूरी तरीके से हार रही है, और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपनी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर आप इस पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश के प्रोडिक्शन को देखिएगा, तो भाजपा 30 से 40 सीटों के बीच में सिमटने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और ये स्थिति अपने आप में भाजपा के लिए न सिर्फ बेहद शर्मनाक होने जा रही है, बल्कि उन्हें आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी ये जो उनकी हार है उसको उनको महसूस करना होगा। क्योंकि इनको लग रहा था कि ये मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके, ये धर्म के नाम पर लोगों को भटका करके
ये पुनः राजनीति में अपना स्थान बना लेंगे। लेकिन जैसा कि वोटिंग बिहेवियर, ये पूरे इस चुनाव प्रचार में जो बात समझ में आ रही है कि कहीं भी राम मंदिर के नाम पर लोगों के अंदर, मंदिर के नाम पर या धर्म के नाम पर लोग बहकावे में नहीं है। कहीं भी इनकी सांप्रदायिक कोशिशों के बावजूद जिन्ना से लेके मुसलमान और न जाने क्या क्या नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम की उस पूरी कवायद में लगातार लगे रहते हैं, बावजूद इसके लोग इनको, इनकी पूरी पॉलिटिक्स को खारिज कर रहे हैं। क्योंकि 10 सालों में लोगों ने जो झेला है, जो महसूस किया है, चाहे वो महंगाई के मामले में, चाहे वो आप दवाई को ले लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली साफ दिखाई देती है, पढ़ाई लिखाई बेरोजगारी से लेकर के, अभी हमारे साथी सोनू बता ही रहे थे कि किस तरीके से देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के लिए, देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए खतरा पैदा हो चुका है। मणिपुर जल रहा था, हमारे नरेंद्र मोदी एक बार भी उन्होंने मणिपुर के लोगों के लिए या उनके लिए कोई भी एक साहसिक कदम या कम से कम उनके दुख में शरीक होने तक की बात अगर वो किए होते तो शायद हम उनके पक्ष में कुछ कहा जा सकता था। लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ वो एकदम इन सारे मसलों पर फेल हुए, और जिसका नतीजा है कि लोगों के अंदर गुस्सा है, और ये गुस्सा वोट के रूप में कन्वर्ट होगा। और उस वोट के रूप में कन्वर्ट होने के बाद जब चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, तब ये महसूस किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता से पूरी तरीके से बाहर जा चुके हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इलाहाबाद एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है कि एक तानाशाह, निरंकुश तानाशाह, जिसने अपने मनमानेपन, अपनी नीतियां और अपने एक सांप्रदायिक एजेंडे के तहत 10 सालों में देश गर्त में ले जाने का काम किया है, उस तानाशाह को इलाहाबाद शहर का युवा, उत्तर प्रदेश की जो आम आवाम है, जो जनता है, वो उस तानाशाह को उठा के, कुर्सी से उठा के फेंकने जा रही है। और इसका मैसेज, इसका बिगुल उत्तर प्रदेश से बच चुका है। ठीक बात है। ये यूपी के इलेक्शन की बात थी, और तानाशाह जिस तरह का रवैया रहा है, गुस्सा तो दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानेंगे सोनू से कि क्या है उनकी नजर में इन 3 सीटों का मूल्यांकन। सोनू बहरिया के रहने वाले हैं, जो फूलपुर में है, और पूरा एक लगातार उस पर एक ऑब्जर्वेशन है। तो कौशाम्बी का भी पूरा असर उस इलाके में दिखता है, और प्रयागराज में रह रहे हैं तो उसका भी एक अनुभव लगातार मिल ही रहा है। तो क्या है सोनू जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं कौशाम्बी से शुरू करूंगा। कौशाम्बी को जो जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, वो मैं सिर्फ इस चुनाव से नहीं, उसको मैं पिछले ही चुनाव से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी पटेल जी ने उप मुख्यमंत्री को, सिटिंग उप मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया था, और तभी से कौशाम्बी का संदेश साफ था कि वहां पर भाजपा की एक भी नहीं चलने वाली है। और लगातार जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके द्वारा जो उनके क्षेत्र की अनदेखी की गई, उससे भी लोगों में भारी गुस्सा है। हमने देखा कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से उनका विरोध हुआ, वहां पर लोगों ने उनको वहां से भगाया, वापस जाने के नारे लगाए, वो 2024 में भी जारी है। अभी चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म हुआ, उसके एक दिन पहले ही उनके क्षेत्र में भारी विरोध हुआ। तो भाजपा को लेकर उस क्षेत्र में बहुत गुस्सा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, वो ये समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है कि उन्होंने एक युवा को राजनीति में उतारा है। और न सिर्फ वो युवा है, बल्कि वो पढ़े लिखे हैं, तेज तर्राक हैं, उस क्षेत्र की राजनीति पे उन्होंने काफी काम किया है, और काफी सक्रिय रहते हैं वहां पर। तो एक जो जनता का सपोर्ट है उनके पक्ष में, वो बहुत पॉजिटिव है। साथ ही इंडिया गठबंधन की जो लहर पूरे देश में चल रही है, वो भी उनके पक्ष में काम कर रही है। और आपने बदले हुए राजनीतिक रुख में, बदली हुई राजनीतिक हवा में इंडिया गठबंधन सकारात्मक पहलकदमी दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब तो खुलकर भी बोल दिया है कि अब जनता खुद तय करे, और जनता इंडिया गठबंधन या सपा को वोट करे, तो उन्होंने कह ही दिया है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं कौशाम्बी से, और हम देखेंगे कि भाजपा के द्वारा जो उसका जो क्रूर शासन रहा है यूपी में 5 से 7 सालों का, और केंद्र में 10 सालों का, तो उसके खिलाफ भी जनता का गुस्सा है। वो
गुस्सा ऑब्वियस है कि जमीन पे दिख रहा है और वो वोटों में भी कन्वर्ट होगा। वहां से भाजपा को 22 की तरह करारी हार मिलने वाली है। तो ठीक बात है कि चुनाव में एक लहर है इंडिया और गठबंधन का। पूरे अखिलेश अखिलेश और राहुल गांधी का एक प्रभाव दिख रहा है और भाजपा की तमाम नीतियों के चलते आम जनता में एक गुस्सा है, यूथ स्टूडेंट में भी एक गुस्सा है, बाकी समाज के अंदर भी एक गुस्सा दिख रहा है। लेकिन मोदी 400 पार पूरे देश में कह रहे हैं और यूपी में भी बड़ा दावा है। तो आप लोगों का अंतिम कमेंट्स क्या माने, 80 में कितना लोकसभा सीट भाजपा को दे रहे हैं मनीष जी, क्या लग रहा है? देखिए पूरे चुनाव प्रचार को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या और उत्तर प्रदेश में जहां-जहां से खबरें आ रही हैं हमें लगता है कि भाजपा का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछला परफॉर्मेंस रहा है, वो आधा से भी थोड़ा बहुत कम रहेगा, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी अब जनता का गुस्सा आधे से कितना कम इंडिया माने क्या गठबंधन के क्या पक्ष कह रहे में हैं वोटों में एग्जैक्ट? कन्वर्ट हो पाता है, ये आधे देखना से कम होगा। क्या 40? क्या सोनू जी नहीं नहीं, आधे से कम मतलब 40 से भी नीचे? हाँ, जितना भाजपा को कितनी उसका सीट? पिछला पिछला तो लगभग 62 था ना, दो पिछला अनुप्रिया का था तो 64, तो 62 से भी आप कह रहे हैं आधा? हाँ, और कुछ सर्वे आ रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि देखिए, भाजपा को 25 से 30 सीटों के बीच में मिल सकती हैं यूपी में और हाँ, इंडिया गठबंधन को 40 से चले 45 तो आप सीटें कह रहे मिल हैं सकती 30 हैं। के आसपास, 40-30, बाकी 10 सीट तो कहाँ दे दें? और जमीनी हकीकत भी यही कह रही है। बाकी चलिए ठीक बात है, अंतिम कमेंट साथी 4 मनीष जून का जी। इंतजार करना जी। होगा। हाँ ठीक क्या बात होगा, है, कहाँ जाती साथी हैं? मनीष जी क्या स्विंग कहना है? स्विंग करती हैं सीटें। हाँ ठीक ठीक बात है सोनू जी, कह रहे हैं मनीष जी क्या मानना है, 80 में कितना सीट भाजपा को और कितना एनडीए को, और इंडिया को नहीं, मैंने कितना? तो इसके पहले भी, बिल्कुल मैंने इसके पहले भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा 30 से 40 सीटों पर सिमटने जा रही है, या 40 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, एनडीए को मिला करके आप कह लीजिए 40, लेकिन 30 सीटों के आसपास भाजपा सिमटने जा रही है। और उसमें हो सकता है कि अगर हम जब 40 कह रहे हो तो 40 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 40 जा रही है, बाकी दो चार सीटों पर हो सकता है कि बसपा कहीं कहीं नजर आए, लेकिन ओवरऑल वो भी सिमटती हुई, और जो भाजपा है और एनडीए वो 30-35 के आसपास आप मान के चलिए कि वो रहने वाली है, और जिसका पूरा ओवरऑल रिफ्लेक्शन उनकी करारी हार पर नजर आएगा। जिस तरह का यूपी में प्रभाव दिख रहा है लोगों के बीच में, उससे तो ये बात बहुत साफ है कि वो 30-35 के ऊपर नहीं जा सकते। तो चलिए ये अच्छा है, और आप दोनों साथियों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा 35 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं जीत रही है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक करारी हार भाजपा को मिलने जा रही है। और हम लोग अगर इस तरह से देखें तो 400 पार का नारा तो अपने आप में ही हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार, महाराष्ट्र या यूं कहिए तो पूरे देश के एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है और उसका चुनाव कहीं बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले फेज से शुरू होके अब 4 फेज का चुनाव हो चुका है और इसमें भाजपा दिनों दिन कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, जो उनका आर्टिकुलेशन है, वो धीरे धीरे जमीन पे और मजबूती से दिखाई देने लगा है। तो आप दोनों साथी जुड़े इस बातचीत में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और एक बेहतर बातचीत के लिए आप लोगों को हम लगातार सुनते रहेंगे और दर्शकों को भी एक मौका मिलेगा आपके अनुभव का, आपके बातचीत का जो वहां तक पहुंचे। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों आप साथियों का, और हम लोग ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद। बहुत बधाई एक कुशल संचालन और एक बेहतरीन शुरुआत के लिए।